पानी, जिसमें अगर होगा उसके आकार का बन जाएगा। तो अभी इसकी सीमाएं ऐसी थी, फिर इसकी सीमाएं ऐसी हो गई। तो सीमाएं अनिश्चित होती हैं, समझ रहे होगे, देखने में हमेशा हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, टॉपिक आप लोगों को आपके सामने दिखाई दे रहा है। टॉपिक क्या है हमारा, अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। ये साइंस का क्लास चल रही है आपकी, और अगर आपको और भी कोई क्लास लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है और हमारी और भी क्लास हिस्ट्री की और पॉलिटिकल की आने वाली है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। अध्याय फर्स्ट है हमारा, जैसे कि अध्याय फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। साइंस का हिंदी में पढ़ाने वाले बिल्कुल आसान तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो चैनल पर न्यू आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी करते हुए, ठीक है। तो पदार्थ जो होता है, सबसे पहली बात हमारे आसपास के पदार्थ टॉपिक में आपको ये पहला जो क्वेश्चन है यही मिल जाएगा। पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे आप मानो चेयर है, चेयर किससे बनी होती है, अगर आपकी चेयर लकड़ी से बनी तो लकड़ी एक पदार्थ है, अगर आपकी चेयर लोहे से बनी तो लोहा एक पदार्थ है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन आप देख लीजिए, पहली डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन, पदार्थ स्थान घेरता है व इसका द्रव्यमान होता है। अगर आपकी चेयर है, मैंने चेयर का एग्जांपल दिया, चेयर का एग्जांपल ही दूंगा। पदार्थ है आपका, वह स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। क्यों, पदार्थ आपका स्थान नहीं घेरता है, इसका द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी पदार्थ की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, आई होप। कणों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब पदार्थ जो होता है, यहाँ पर आपको पदार्थ थोड़ा याद कर लेना है। पदार्थ के भौतिक गुण, कण अगर आप समझोगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला आपके पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, ये तो आपकी सही बात है, पदार्थ कणों से बना होता है। पर लेकिन पदार्थ कणों से बना होता है, ये कण गतिशील होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं, ये इसके भौतिक गुण है। अब समझाते हैं ये है क्या। जैसे कि मानो आपको लोहा है, ये लोहा है, ठीक है। तो इस लोहे में बहुत छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है। और ये जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि इन सब कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका जो शरीर है वो हाथ पैर सिर नाक कान मुंह से मिलकर बना ना। अगर आपके हाथ पैर नाक कान सिर मुंह ना हो तो आपका शरीर बनेगा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो लोहा है, इसके अंदर जो कण है, इनसे मिलकर ही बना हुआ है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, ये गतिशील होते हैं, यानी कि ये हमेशा मूविंग कंडीशन में होते हैं, ये हमेशा हिलते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये कण बहुत छोटे होते हैं। आपने कभी पदार्थ के अंदर कण देखे हैं? ये तो आपको सही बात है कि आपको देखे ही नहीं है, तो इसलिए ये आता आप आसानी समझ सकते हैं कि बहुत छोटे होते हैं। भौतिक गुण यही है, आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आता है यहाँ से, और चांसेस है बहुत ज़्यादा इसके आने के। फिर आता है कणों के अभिलाक्षणिक गुण। कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, हमेशा मूविंग कंडीशन में होते हैं। पदार्थ के कण, मैंने आपको लोहा का एग्जांपल दिया था, लोहे का ही दूंगा। बहुत से लोग चेंज कर देते हैं, एक में फिट नहीं बैठता तो, लेकिन मैं एक में ही आपको फिट बिठाऊंगा। हमेशा मूविंग करते रहते हैं इसके कण, ठीक है। फिर आपका आता है अगला सेंटेंस, अगला टॉपिक, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कण की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में तापमान बढ़ाओगे तो एब्सोल्युटली उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपके पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि मैंने अभी आपको देखो यहाँ पर थोड़ा गैप दिया था, इनके बीच में दिया था ना। तो ये जो गैप है इसको ही रिक्त स्थान कहते हैं। इनके बीच थोड़ा गैप होता है ताकि ये थोड़ा हिल पाए। अगर इनके बीच गैप नहीं हो तो हिलेंगे कैसे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सेंस समझ में आ रहा होगा। फिर आता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं ये कण, ठीक है। ये जो कण होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि आपस में चिपके रहे, उनका एक आकार बना रहे, ठीक है। पर लेकिन बहुत से पदार्थ होते हैं जिनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, आकर्षण बल, ठीक है। इंग्लिश नहीं समझ वाली कोई बात नहीं, हम हिंदी में बता रहे हैं। गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि जो हिलने की जो ऊर्जा होती है, ये जो हिल रहे होते हैं ये गतिज ऊर्जा होती है। इनके अंदर जो ऊर्जा होती है जिसके कारण ये हिल रहे होते हैं, तो इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आकर्षण बल जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होती है, ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होती है। यानी कि
आपका जो ठोस होता है आप उसे थोड़ा दाब के दिखाओ या उसे आप थोड़ा खींच के दिखाओ, नहीं खींचेगा ना। लेकिन गैस में अगर आप हाथ मारोगे तो कोई दर्द होता है? नहीं होता है, आर पार हो जाएगा ना हाथ। लेकिन ठोस में आप आर पार कर दिखाना एक बार, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठोस जो होता है वो ठोस है भाई, क्योंकि उसके अंदर आकर्षण फल बल जो होता है बहुत ज़्यादा है और गैस में सबसे कम है। इसीलिए हम गैस में अपने हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन ठोस में नहीं। गैस के कणों में गति सबसे अधिक होती है, ठोस में सबसे कम होती है। यानी ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे हिलते हैं, लेकिन गैस के कण बहुत तेजी। इसीलिए जब आप खाना बनाते हो ना तो एक कमरे से दूसरे कमरे में खुशबू पहुंच जाती है, क्योंकि उनमें गति बहुत ज़्यादा होती है। अब पदार्थ होता कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, आप सबको पता होगा, क्योंकि यार नई नई किताब है तो आपको सबके अंदर क्रेज होगा नई नई किताब पढ़ने का। तो ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार का पदार्थ होता है। 3 कंडीशन पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था गुण क्या होते हैं? इनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इन्हें दाब नहीं सकते। निश्चित आकार मतलब एक निश्चित आकार होगा ठोस का, आप देख सकते हो ठोस का निश्चित आकार होता है, नहीं होता है? होता है। निश्चित आयतन यानी एक वजन होता है, नहीं होता है? या बढ़ता घटता रहता है? नहीं होता, बढ़ता घटता रहता है, नहीं है। स्पष्ट सीमा यानी आप साफ तरीके से देख सकते हो कि ये एक ऐसा है, या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है आपस में, नहीं होता रहता है। तो एक स्पष्ट सीमाएं इसकी होती हैं, ठीक है। इन्हें दाब नहीं सकते। ठोस को आप दाब सकते हो? बिल्कुल नहीं दाब सकते। तो इसके एक गुण होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ ठोस में ही पाए जाते हैं। फिर आते हैं इसके कुछ अपवाद। बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर यह पुनः अपने आकार में वापस आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। यानी कि जो रबड़ होती है, मानो आपका ये छल्ला है, तो अगर आप इसे खींचोगे तो इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आप जैसे छोड़ोगे तो ये वापसी इसी फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका अपवाद है। तो थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, तो आपको इसके अपवाद भी थोड़े बहुत याद कर लेने। बहुत कम चांसेस है वैसे तो आने की। तो आता है हमारा अगला टॉपिक। ठोस पदार्थों में कणों की गति न्यूनतम होती है, इसीलिए ठोस पदार्थों की निश्चित दृढ़ और आकार होता है। यानी कि इनमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम होती है, यानी कि बिल्कुल बहुत कम हिल पाते हैं। अगर ज़्यादा हिल पाएंगे तो इनका आकार चेंज नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये ठोस होते हैं और इनमें थोड़ा इनका आकार निश्चित होता है, ठीक है। तभी तो ये एक ऐसी फॉर्म में रहते हैं। अगर इनकी ज़्यादा तेज लेंगे तो ये ऐसे से नहीं हो जाएंगे, ऐसे से नहीं हो जाएंगे, है ना। थोड़ी फनी चीज़ है लेकिन समझने वाली काफ़ी है। तो आप शर्करा देखिए। अब आप ये टॉपिक आपका थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि चीनी का एक कण होता है ना, और चीनी के बहुत सारे कण मिलकर बहुत सारी चीनी बनाते हैं। और नमक भी तो छोटा छोटा होता है, आपने देखा होगा। तो शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टल का आकार वही रहता है। यानी चीनी के एक कण को अगर आप एक बर्तन में भी गिरोगे तो भी वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिस्टल है। और चीनी, बहुत सारी चीनी मिला के तो आप कितना भी कहीं भी गिर दो तो वो चीज़ अलग है, लेकिन क्रिस्टल का आकार वही रहेगा, इसीलिए इसे ठोस माना जाता है, ठीक है। अब आता है अपने हाथ से स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, फिर भी यह ठोस है, कारण स्पंज के छिद्रों में हवा होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। यानी कि इसके जो स्पंज होते हैं, जैसे आपका गद्दा होता है, बेड गद्दा होगा तो उसमें हवा होती है, उसकी जो गद्दा होता है इसमें कई कई जगह पर छेद होते हैं और उन छेदों में हवा होती है, जिसके कारण अगर हम दाबेंगे ना तो उस छेद में से हवा निकल जाएगी और वो दब जाता है। तो इसे हम ठोस कह सकते हैं, इसे ठोस कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हवा निकलती है, जब हवा निकल जाएगी फिर आप उसे दाब के दिखाना कभी नहीं दबेगा, ठीक है। आते अगले पॉइंट पर, द्रव अवस्था गुण। तो द्रव अवस्था गुण होते हैं, इसका निश्चित अनिश्चित आकार होता है, यानी कि द्रव जो होता है बह सकता है। अनिश्चित आकार होता है, यानी कभी इतना, कभी गिलास का आकार ले लेगा, है ना, कभी एक भगोने का आकार ले लेगा, कभी एक ड्रम का आकार ले लेगा, है ना, कभी एक बाल्टी का, कभी एक किस चीज़ का। तो इसका अनिश्चित आकार होता है, किसी भी चीज़ का आकार ले सकता है। निश्चित आयतन होता है, वजन तो निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर लगेगा, 10 लीटर नहीं होने वाला। ऐसा होगा तो दूध सबसे ज़्यादा मिलता है। सीमित सीमाएं अनिश्चित होती हैं, यानी कि सीमा जो है, अभी गिलास है, अगले पल वो बाल्टी बन जाएगा, ठीक है, पानी जिसमें गिरोगे उसका आकार का बन जाएगा। तो अभी इसकी सीमा ऐसी थी, फिर इसकी सीमाएं ऐसी हो गई। तो सीमाएं अनिश्चित होती हैं, समझ रहे होगे, देखने में हमेशा चेंज होता रहता है। ये बह सकते हैं, इन्हें कम दाब सकते हैं, यानी कि इन्हें बहुत थोड़ा बहुत दाब सकते हैं, कम, ज़्यादा नहीं दाब सकते, ठीक है, जो लिक्विड होते हैं। फिर आता है हमारा गैस। गैस को जो होता है, गैस के गुण,
अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। यानी गैस का जो आकार होता है, आपने देखा कभी गैस का आकार? नहीं देखा, हमेशा चेंज होता रहता है। आपको हमेशा हवा में उड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित सीमाएं होती हैं, यानी कि उसकी सीमाएं आपने देखी नहीं है, तो इसलिए उसकी अनिश्चित सीमाएं होती हैं। ये बह सकते हैं, यानी कि जब भी आपके कमरे में, रसोई में जब गैस खुली छोड़ जाती है, आपको दूसरे कमरे में सुनाई दे, महक आ जाती है ना, तो ये बह सकते हैं। इन्हें हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, गैस को हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक, अब आता है हमारा गैसीय अवस्था कि अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इस कारण जो होते हैं हमारे बर्तनों की दीवार पर टकराते हैं, और बर्तन की दीवारों पर टकराने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब आप सुनिए, ध्यान से समझिए इस लाइन को। ये लाइन है क्या? जैसे कि आपका घर का सिलेंडर होता है। सिलेंडर में क्या होता है, आपकी जो फैक्ट्री होती है, ये जो सिलेंडर वाली फैक्ट्री होती है, उसमें क्या करते हैं, जब सिलेंडर भरते हैं तो ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर जब गैस भरी जाएगी, अंदर गिर गई, तो इनमें गति तेज होती है, गैस में गति तेज होती है, इसके कारण ये हिलते रहते हैं, बहुत तेज हिलते हैं। तो जब इनमें कैद कर दिया हमने, इसमें कोई छेद तो है नहीं जिसके कारण वो बाहर निकल जाए, छेद होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो छेद नहीं होता, तो इसके कारण इसकी दीवारों पर जोर देते हैं। जब इसकी दीवारों पर जोर देंगे तो आई होप आपको आसानी समझ में आएगा कि जब इसकी दीवार पर जोर देंगे तो एक तरीके से एक दबाव लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिसके कारण गैस का दबाव बनता है। अब जब ये बल लगाएंगे तो दबाव भी बनेगा, एब्सोल्युटली सी बात है। अगर इसके अंदर गैस के कण हैं, वो बहुत तेज झील रहे हैं, इसकी दीवारों पर टक्कर मार रहे हैं, तो बल ही लगा रहे हैं ना, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके कारण गैस का दबाव बनता है। गैस का दबाव क्यों बनता है? जब हम किसी बर्तन में किसी गैस को घेरते हैं और उसके कारण उसकी दीवारों पर जो गैस के कण बल लगाते हैं, उसके कारण गैस का दबाव बनता है। आप चाहें इसे समझ सकते हैं, चाहें इसको रट सकते हैं। अगला टॉपिक आता है पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलता है, आप सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। पर लेकिन एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी चीज है जो कि 3 अवस्थाओं में मिलती है, जैसे कि पानी 3 अवस्थाओं में मिलता है, जैसे कि बर्फ, पानी और वाष्प। यानी अगर आप पानी को देखोगे तो पानी तीनों फॉर्म में आपको मिला। अब देखिए आप टॉपिक हमारा, ये क्या होता है? पानी। जो पानी होता है तीनों फॉर्म में मिलता है, जैसे कि बर्फ, पानी और वाष्प। अब आप देखिए, आपने देखा तो होगा, अगर जैसे कि आपको पानी ठंडा फॉर्म में मिलेगा तो क्या मिलेगा? बर्फ। अगर पानी को नॉर्मल फॉर्म में मिलेगा तो क्या मिलेगा? पानी। अगर पानी गर्म फॉर्म में मिलेगा तो आपको भाप मिलेगी। ठीक है, तो पानी तीनों फॉर्म में मिलता है। और आपको एक ही एग्जांपल समझ में आ गया, पानी तीनों फॉर्म में होता है? नहीं, पदार्थ की 3 फॉर्म होती है, ठोस, द्रव और गैस, बर्फ, पानी और वाष्प। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि पानी की 3 फॉर्म बताइए कौन कौन सी होती है। तापमान में परिवर्तन, यानी कि अवस्थाओं में बदलाव होता है। पहला बदलाव इस तरीके से होता है, तापमान में परिवर्तन। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर टॉपिक मिला था बर्फ। पानी जो होता है नॉर्मल फॉर्म होती है, अगर आप पानी का तापमान घटा दोगे तो क्या बनेगी? बर्फ। और पानी का तापमान बढ़ा दोगे तो वाष्प बनेगी। तो जो तापमान में परिवर्तन है टॉपिक, तो यही है हमारा गलनांक। गलनांक में क्या होता है? वह तापमान जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, उसे गलनांक कहते हैं। अभी आप इसका एग्जाम्पल ही लेंगे बिल्कुल, जैसे कि आपका जब कोई तापमान ठोस पिघलकर द्रव बनता है, जैसे कि आपका बर्फ हो गई, ठीक है, आपने उसे गर्म किया, ठीक है, गर्म करके वो पानी बन गया। जब वो पिघलकर पानी बन रहा होता है, उसे ही गलनांक कहते हैं। ठीक है, अभी जब आप इसे गर्म करोगे, थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक गलनांक तापमान पर पहुंच चुकी है। माइनस पर जाकर हमारी बर्फ बनती है। ठीक है, 0 पर रहकर वो बर्फ बनने की कंडीशन में बिल्कुल आ चुकी होती है, जैसे ही -1 होगा वो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, कच्ची सही लेकिन बनेगी जरूर। ठीक, तो जो गलनांक होता है वह तापमान जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। इसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, संगलनी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ठोस को उस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलनी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि आपकी जो बर्फ है, आपको जितनी एनर्जी से देनी पड़ेगी
वो ही संगलनी गुप्त ऊष्मा होगी। पानी बनाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, वही इसकी उसमें ऊर्जा होगी। क्लियर है इस चीज़ का पॉइंट? संगलनी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जितनी ऊर्जा की जरूरत है हमें से पानी बनाने के लिए, वही संगलनी गुप्त ऊष्मा होगी। अब फिर आता है अगला टॉपिक, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि आपका पानी ले लो, पानी को अगर आप गर्म करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो गर्म करके भाप बनने लग जाएगा, है ना, तो वो ही इसका क्वथनांक होगा। और पानी क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं हमें। अब आता है हमारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब जैसा कि संगलन की गुप्त ऊष्मा हुई थी ना, यानी कि गलन, गलन मतलब गलना, ठोस से द्रव, ठीक है, इस तरीके से वाष्पीकरण होता है, यानी कि द्रव से वाष्प। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ती है। अब देखिए आप, जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, पानी को जब आप उबालोगे थोड़ी देर तक उसका तापमान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो उसको तोड़ रहा होता है। यानी कि वो जो आकर्षण बल है ना, मैंने थोड़ा बहुत, जो ठोस में होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जो लिक्विड में होता है वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, और इसी आकर्षण बल को वो तोड़ रही होती है ऊर्जा, ठीक है, ताकि वो और तेज जले और वो एक गैस बन जाए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और जिसको नहीं क्लियर हुआ वो रट भी सकता है, ठीक। गर्म करने पर, अब जब ठोस जो होते हैं, आप ठोस को गर्म करो क्या बनेगा? द्रव, और द्रव को गर्म कर दो तो गैस बन जाएगा। अगर आप मानो आपको ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के, आप गैस को गर्म करने बैठो तो गैस को गर्म करोगे तो कुछ फ़ायदा है? नहीं है कुछ फ़ायदा, ठीक है। ठोस को अगर आप द्रव को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी, लास्ट पोजीशन यही है। अगर आप ठोस को गर्म करोगे तो द्रव बन जाएगा। फिर आता है हमारा ठंडा करने पर। अगर मानो आपको गैस को ठंडा करोगे तो द्रव बन जाएगा, जैसे कि आपकी मानो कोई जैसे कि आपकी भाप है, भाप को आप ठंडा करोगे तो क्या बनेगी? द्रव, और द्रव को अगर आप ठंडा करोगे तो ठोस बनेगा, जैसे कि आपको पानी है और पानी को ठंडा करते हो तो आपकी बर्फ़ बन जाती है। लेकिन आप ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिव टाइप हो तो आप ठोस को ठंडा करने बैठो, कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट कंडीशन वही है, ठीक। अब फिर इसका आता है ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में वापस चले जाते हैं, इससे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में आए। कंडीशन क्या होती है? बर्फ़ जो होती है पहले पानी बनेगी और फिर पानी से भाप बनेगी, है ना। पर लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में ये जो लिक्विड वाली फॉर्म होती है ना, ये गायब हो जाती है, ये होती नहीं है। क्यों नहीं होती इसका कारण बताएंगे, ठीक है, पर लेकिन वो अगले चैप्टर में है, अभी नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हो जो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस में और वापस गैस से ठोस में, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन वो इसका मतलब यही है, इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि कपूर, अब आप एग्जाम्पल समझो कि आप घर में एक कपूर लेके आओ और कपूर को खुले में रख दो, ठीक है, और खुले में रखने के बाद आपको क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 1 दिन बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा बिना पानी बने। क्यों? क्योंकि वो इसी का ही एक एग्जाम्पल देता है और बिल्कुल फिट बैठता है। फिर इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड भी होता है, वो भी बिल्कुल फिट बैठता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। दाब परिवर्तन का प्रभाव मतलब अगर हम किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाएं, यानी किसी चीज़ को हम अगर दाबें और तापमान घटा दें तो वो द्रव में बदल जाती है। इसका एग्जांपल समझो, अगर आपके घर में फॉग है, कोई भी गैस है, कोई भी डीओ है, ठीक है, या आप सिलेंडर ले लो, ठीक है, उसमें आपका गैस है, जैसे कि आपको फॉग ले लो, कोई भी डीओ है उसके अंदर फॉग, कोई भी सेंट है, तो सेंट में क्या होगा, जैसे कि आपको सिलेंडर में सेंट भरा होगा तो वो अगर आप उसे हिलाओगे ना, पानी से लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब भरा गया है तो उसमें तापमान घटाया गया है और उसका दाब बढ़ाया गया है, ठीक है, जिसके कारण वो जो गैस है ना वो द्रव में बदल गई है, ठीक है, और जब वो बाहर निकलेगी थोड़ी सी गैस लगेगी, थोड़ा सा द्रव लगेगा। क्यों?
क्योंकि उसको दाब परिवर्तन के प्रभाव के कारण उसकी फॉर्म चेंज कर दी गई है। जैसे दाब बढ़ा दिया गया है और तापमान घटा दिया गया है। जैसे आप सेंट बाहर निकालो ना, ठंडा ठंडा सा लगता है ना, तो गैस द्रव में बदल जाती है। एग्जाम्पल समझो कि जैसे कि आपको यहाँ पर ये इस फिगर में कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या है कि ये जो है मैंने बताया था गैस के जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये दूर दूर होते हैं, जिसके कारण अगर हम इस पर प्रेशर देंगे, जैसे मैंने इसे प्रेशर दिया तो इसके कण बिल्कुल आसपास आ जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो जैसे ही ये आसपास आएंगे वैसे ये द्रव बन जाएंगे। और आप जब प्रेशर देंगे तो वो तो पास आने ही आने, जाहिर सी बात है। जैसे कि मैंने यहाँ प्रेशर दिया था और ये पास आए, ये बिल्कुल ही पास आ गए। तो जो गैस होती है उससे लिक्विड आने की फॉर्म हो सकती है और लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, मैं ये मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जो सॉलिड बनने की कंडीशन होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दाब बढ़ाने से गैस के कण पास आ जाते हैं, अभी समझाया था, ठीक है। तो शुष्क बर्फ इसका ही एक एग्जाम्पल है। शुष्क बर्फ मैंने बताया था ना, अभी सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड वो यही होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ठीक है। और हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भी लाने वाले हैं और आने वाली है, रनिंग कंडीशन में है, बस आने वाली है। आप बस थोड़ा वेट करिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, वरना आप चुपके से ही मिलते रहेंगे। तो दबाव डालने से अवस्था परिवर्तन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको ऊर्ध्वापातन। अगर आपको ठोस से सीधा गैस में जाना तो आपको ऊर्ध्वापातन करना पड़ेगा, और अगर आपको गैस से सीधा ठोस में जाना तो आपको ऊर्ध्वापातन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है हमारी चीज़ यहाँ पर कि अगर हमको ठोस से द्रव में जाना तो आपको संगलन करना पड़ेगा, यानी कि गलाना पड़ेगा, और आपको द्रव से गैस में जाना तो वाष्पीकरण करना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपको गैस से द्रव में जाना तो संग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि ठंडा करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी प्लेट रख दो किसी भाप के ऊपर तो वो ठंडा बन जाता है। फिर द्रव से अगर आपको ठोस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। ये तो बात ठीक है, पानी को ले लो ना, द्रव से अगर आपको ठोस बनाना तो जमाना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आपको जो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको एक पर्सनल वीडियो बना सकते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्या होता है वाष्पीकरण, आगे बताते हैं आपको। एक मिनट थोड़ा रफ कर दें। अब देखिए, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें द्रव जो पदार्थ होते हैं सतह के कण से क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाते हैं। यानी कि आपको मानो, अभी आपका उदाहरण देते हैं पेट्रोल को अगर आप मानो ये आपका हाथ है, मैंने से इस एरिया पर आपका पेट्रोल गिरा, तो इस एरिया की जो ऊर्जा होगी ना आपके हाथ की, वो ये पेट्रोल ले लेगा और उड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो ऊर्जा थी वो तो चली गई। अब आपको लगेगा वहाँ पर ठंडा, ठीक है। तो इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास की ऊर्जा लेकर वो उड़ जाते हैं और जिसके कारण हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपका पहला है सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर। सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर मतलब अगर आप कपड़े का एग्जाम्पल लो, तो आप क्या करो कि आप देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर आप कपड़े होते हैं, कपड़े को मानो आप इस बाल्टी में भर के रख दो और धूप के सामने रख दो, सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे जब तक आप उसे डोरी में नहीं फैलाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाओगे तभी जाके आपका वो काम हो पाएगा, यानी कि वो सूख पाएंगे। अब आप एक और एग्जांपल लीजिए, बाल्टी है, बाल्टी में आप एक काम करो, क्या करो, बाल्टी में आप एक काम करो, पानी लो और पानी भर के धूप में रख दो, देखते हैं कितनी देर सूखेगा। और एक बाल्टी और एक पानी, एक बार ये लो ज़मीन और इस ज़मीन पर पानी फेंक दो और फिर दोनों धूप के सामने फेंकना और देखना कौन जल्दी सूखेगा। बताओ कौन जल्दी सूखेगा? ये वाला ना। क्यों? क्योंकि ये मानो 2 घंटे में सूख जाएगा और ये 2 दिन में सूखेगा। क्यों? क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया और इसका सतही क्षेत्रफल सिर्फ इतना सही है, इसका इतना सारा है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर आपकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर मतलब
आपको बताओ गर्मी में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं या सर्दी में? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। राइट, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना। तो तापमान जब आपका बढ़ जाएगा तो आपके जो वाष्पीकरण की दर है वो जल्दी हो जाती है, तेज हो जाती है। अब आपकी आती है आर्द्रता में या नमी में, नमी को कम करने पर। यानी कि आपकी जो सर्दी होती है, मानो आपकी सर्दी जो होती है, विंटर जो होती है, उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हवा में पानी कण होते हैं ना, वही नमी होती है। तो नमी ज़्यादा होने के कारण आपके कपड़े कम सूख पाते हैं। आपका कोई भी पानी से जुड़ा काम, वाष्पीकरण कम हो पाता है। क्यों? क्योंकि नमी है, और गर्मी में नमी नहीं होती है, शुष्क होता है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कपड़े, अगर आपको पानी पिला दो कहीं, आप खुद भीग जाओ, जल्दी सूख जाओगे गर्मियों में, और सर्दियों में लेट में। फिर आता है फोर्थ, वायु की गति बढ़ाने पर। वायु की गति बढ़ाने पर यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि कपड़े लो और पंखे के सामने रख दो, ठीक है, जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा में जो होता है, हवा के जो कण होते हैं, जैसे कि अभी समझाता हूँ। जैसे मानो ये कपड़ा है और ये हमारा पंखा है, और पंखे के सामने आपकी हवा चल रही है ऐसे, ठीक है, और ये जो कण है, ये जो हवा है ना, इसके पर्दे, ये जो कपड़ा है, इससे टकरा के ऐसे वापस आएगी। तो इसके जो पानी कण है यहाँ पर, और जो हवा कण है, दोनों मिलेंगे और हवा कण पानी कण को लेके निकल लेंगी, उड़ जाएंगी, और जिसके कारण हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो हवा गति बढ़ाने पर आपके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब हवा आ रही हो, आंधी आ रही हो, या जो हल्की हल्की हवा चल रही हो, तब जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कब हमें महसूस होती है? ये होता क्या है, इसके दौरान खोई हुई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर उड़ जाते हैं, जिसके कारण में शीतलता महसूस होती है। उदाहरण के लिए आप लो पेट्रोल को जब अपने हाथ पर डालोगे तो वह हमारे हाथ की ऊर्जा प्राप्त कर उड़ जाता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लो, जैसे कि आपका ये हाथ है, ये आपका हाथ है, यहाँ पर आपने पेट्रोल गिरा, तो इस एरिया की जो ऊर्जा है ना, वो ये पेट्रोल लेके उड़ लेगा, है ना, हवा में पंख लगा के उड़ जाएगा। और जब ये उड़ जाएगा तो इस एरिया की तो ऊर्जा हो गई गायब, तो आपको लगेगा कैसा, ठंडा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए आपको ठंडा लगेगा, ठीक। जब हम जमीन पर पानी डालते हैं तो वह धरती की ऊर्जा को प्राप्त कर भाप बन जाता है, जिसके कारण जमीन ठंडी लगती है। यानी कि जमीन मानो, ये आपकी ज़मीन, इस एरिया पर आपने पानी गिरा, तो पानी गिरने पर क्या हुआ, इस एरिया का पानी गिरा तो आपने थोड़ा मीडियम फॉर्म में गिरना, इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल बाढ़ ला दो वहाँ पर, ठीक है। तो आप नॉर्मल फॉर्म में गिरना, तो जब पानी आप गिरोगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा। तो आपको ये वाली ज़मीन ठंडी लगेगी और ये वाली ज़मीन गर्म लगेगी। गर्मियों में लोग पानी नहीं गिरते अपने घर के आगे कि ठंडा हो जाए। तो जब ये इलाका होगा ना, ये इलाके की जो पानी उड़ जाएगा, ये क्यों उड़ा, भाप बन के, इस एरिया की गर्मी लेकर। तो यहाँ वाला आपको गर्म और ये वाला ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऊर्जा बची नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये हो गई आपकी वीडियो ख़त्म। और अब आपका ये लास्ट है कि हमारा फिजान क्लासेस चैनल है, इतनी मेहनत करिए तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें और ज़्यादा मस्त वीडियो आने वाली है, अच्छी वीडियो आने वाली है। और आपकी और अच्छी वीडियो पड़ी हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी, और आप इंग्लिश के पेपर भी अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और हम थोड़ा आपके लिए और अच्छा सिलेबस या फिर जो भी है सब्जेक्ट ले आ सकें। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इस फिजान क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी पूरी की पूरी जो मैंने ये पढ़ाई है, पूरी PDF आपको मिल सकती है वहीं से ही, और आप वहाँ से ले भी सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पूरी वीडियो चाहिए, पूरी PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब तो डाउनलोड करने देगा नहीं। तो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।